Hello and welcome to the third part of Chapter 2 of M8002 Sustainable Development Issues and Challenges. So, the first topic is gender disparity, यानी लैंगिक विषमता. सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को पाने के लिए ऐसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज बने जो जेंडर डिफरेंसेस को कम करती हो ताकि रिसोर्सेज पर सभी की पहुंच हो सके. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 के अकॉर्डिंगली डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट गोल्स यानी हेल्थ इम्प्रूवमेंट, बीमारियों से लड़ना, गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करना और एक्सेस टू सेफ वाटर से लेकर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तक को अचीव करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है. मेन और वुमेन की मृत्यु दर यानी मॉर्टेलिटी रेट को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, एक वाइड स्प्रेड डिस्पैरिटी है. बायोलॉजिकल एडवांटेज होने के बावजूद वुमेन की मॉर्टेलिटी रेट्स हायर है. यह डेथ रेट खासकर साउथ और ईस्ट एशिया में ज़्यादा है. इस संबंध में मिसिंग वुमेन का एक फिनोमिना है, जिसका मतलब उन वुमेन से है जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की कमी से मर जाती है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी भेदभाव होते हैं, जिनमें लोकेशन का एग्जाम्पल है रूरल एरियाज जो कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इथनिक बैकग्राउंड यानी इंडिजिनियस माइनॉरिटी और सोशियल इकोनॉमिक स्टेटस खासकर पुअर हाउसहोल्ड इसके अंदर शामिल है. वर्ल्ड बैंक की स्टडीज तथा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च ने यह पाया है कि ग्रास रूट्स लेवल पर वुमेन परिवर्तन की परफेक्ट एजेंट्स हैं और वे देशी दूरदर्शिता यानी इंडिजीनियस विजडम की कैरियर्स भी हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो नॉलेज है इंडियन पीपल की, वो एक उनका इंडिजीनियस विजडम है. उसी तरह की इंडिजीनियस विजडम की कैरियर्स होती है वुमेन. लेकिन शिक्षा यानी एजुकेशन और हेल्थ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्हें पीछे की ओर धकेलता है और उन्हें पैट्रियार्कल सिस्टम की जंजीरों में जकड़ देता है. यह एक सस्टेनेबल सिस्टम की डिमांड्स के अगेंस्ट में काम करता है. पिछले 3 दशकों में जिन 3 सामाजिक आंदोलनों यानी सोशल मूवमेंट्स का जन्म हुआ है, ये हैं फेमिनिज्म, पीस और इकोलॉजी. फेमिनिज्म ने प्रोडक्शन मोड और वर्क कंडीशंस के संबंध में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस उठाए हैं. उसने कल्चरल आइडेंटिटीज पर जोर दिया और पैट्रियार्की की ऑप्रेसिव फोर्सेस पर अटैक किया है. डिफरेंट क्लास, रेशियल और कल्चरल बाउंड्रीज के अंदर वुमेन की जो सिचुएशंस है, इनसे पैट्रियार्कल सिस्टम की कैश जनरेशन पॉलिसीज को समझने में भी मदद मिलती है. वुमेन का ट्रेडिशनल लाइफ और उसके काम परिवार में यूज़फुल होते हैं. वो जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करती है, गाय पालती है, हर्ब्स कलेक्ट करती है और नदियों और झरनों से पानी लाती है. जब एनवायरनमेंट का नाश होता है तो सबसे पहले इन्हीं वुमेन पर इसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं ली जाती है. कॉस्ट बेनिफिट डिटर्मिनेशन के आधार पर बनाई गई सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रोजेक्ट्स में वुमेन और उसके घर का डिस्प्लेसमेंट जैसे इन एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स के डिटर्मिनेशन की ओर कोई ध्यान ही नहीं जाता, जो सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमीज का निर्माण करते हैं. भारत के महाराष्ट्र में गधधीराली डेवलपमेंट पॉलिसीज द्वारा वुमेन को नुकसान पहुंचाने का एक उल्लेखनीय उदाहरण है. इस एरिया में हर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और बिल्डर्स की एक टीम आई, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन के कामों में लोकल मैन को लगाया. उन्होंने वुमेन को लो वेज या अंडरपेड लेबर बना दिया. इन्हीं बाहरी व्यक्तियों ने शराब की दुकानें खोली और नारी को लालच देकर वैश्यावृत्ति के धंधे में लगा दिया, जिससे उस क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और सुख सब बर्बाद हो गए. हाउस होल्ड इकोनॉमी चलाने वाली वुमेन को यह रियलाइजेशन हुआ कि मेन फोक या पुरुष समाज जो कुछ कमाता था वो शराब और दूसरे फर्जी व्यवस्थाओं के
जरिए उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स और उसके मेल जोल वालों के पास ही वापस चला जाता था। दूसरी ओर एनवायरनमेंट के डैमेज की वजह से जिस हाउस होल्ड इनकम का पहले नारियल, सुपारी, झाड़ियाँ, घास और जलाऊ लकड़ी के रूप में लाभ उठा रहे थे, अब वह हमेशा के लिए चली गई। इससे डेवलपर्स के अगेंस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जिसमें उनकी दुकानें तोड़ दी गई और उन्हें सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया। इको फेमिनिस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट साइड की नई प्रोडक्शन फोर्सेस पर जोर देते हैं, जो फॉरेस्ट और वेटलैंड्स के ब्रूटल डिस्ट्रक्शन यानी निर्दयी डिस्ट्रक्शन और वैल्यूएबल एग्रीकल्चर और जानवरों को स्लॉटर हाउस में ले जाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती या प्रतिबंध लगाती है। सस्टेनेबिलिटी की मांग इको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के डिमांड्स में सबसे आगे है। अफ्रीका में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, भारत के चिपको मूवमेंट और वेस्टर्न घाट्स के एपिको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन ने यह दिखलाया है कि डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स और पॉलिसी प्लानर्स ने वुमेन की रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया है। जंगल के लकड़हारे, कोस्टल रीजियन की टोलियां और गांव के कसाई घरेलू वुमेन्स इकोनॉमी से उनके सस्टेनेबल रिसोर्स बेस को छीनते जा रहे हैं, जो नेशन की कैश इकोनॉमी का सस्टेनेबल बचाव करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों का बैलेंस्ड कोएग्जिस्टेंस हो। किसी भी हालत में सॉफ्ट स्किल्स को हटाकर, सॉफ्ट स्किल्स का मतलब है छोटे मोटे स्किल्स या हुनर जिससे उनकी रोजी चलती थी, किसी भी हालत में इन सॉफ्ट स्किल्स को हटाकर या ख़त्म कर विदेशी या फॉरेन मैकेनाइज्ड हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा दूसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी, सोशल कल्चरल नॉलेज, बायोलॉजिकल। इस दुनिया की सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी को हम इस फैक्ट से जज कर सकते हैं कि 160 देशों में 160 कंट्रीज़ में लगभग 820 यानी 820 इथनिक ग्रुप्स हैं। इंडिजिनियस पीपल का लगभग 4% उन एरियाज़ में रहता है जहां पर फ्लोरा फाउना यानी वनस्पति और जीव जंतु की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लोकल रिसोर्सेज के यूज़ में एक कम्युनिटी लोकल वैल्यूज़ का संरक्षक होता है, रिजर्वर होता है, क्योंकि इंडिजिनियस पीपल को ये पता होता है कि उसके लोकल रिसोर्सेज का लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन या जीवन चक्र कितने टाइम तक है और उसकी कितनी वैल्यू है। इस चीज़ का उन्हें बेस्ट नॉलेज होता है। इसीलिए ये लोकल कम्युनिटीज़ या इंडिजिनियस पीपल इसके रक्षक होते हैं, इसके सेवियर होते हैं। एक बार उन्हें यानी लोकल पीपल को उनके प्लेस से हटा देने या डिस्प्लेस्ड कर देने पर बाहरी लोग, आउटसाइडर्स आ जाते हैं, जो बड़ी रूथलेसली, बहुत ही बुरे तरीके से अर्थ के प्रीशियस और लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और ओवर यूज़ करते हैं। लोकल पीपल के टेरिटोरियल या लैंड रिलेटेड राइट्स के प्रिजर्वेशन से बायोडाइवर्सिटी और लोकल कल्चर जिसमें कि नॉलेज भी आते हैं और रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स की प्रोटेक्शन होती है। तो इसलिए लोकल पीपल के लैंड रिलेटेड राइट्स को हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से उनके नॉलेज को हम सेव करके रख सकते हैं। 1992 के अर्थ समिट ने लोकल कम्युनिटीज़ और एनवायरनमेंट के बीच इंट्रिंसिक रिलेशनशिप्स को मान्यता दी है। मीन्स एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच एक बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत गहरा संबंध है। इस चीज़ को 1992 के अर्थ समिट में माना गया है। एजेंडा 21 ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकल कम्युनिटी या नेटिव्स को उनके एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्टर माना जाना चाहिए। इसके लिए इंडिजिनियस पीपल का एक टास्क फोर्स बनाया गया और साल 1993 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजिनियस पीपल घोषित किया गया। बाद में 1995 में कोपनहेगन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्ल्ड समिट में इन लोगों के सोशल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट का सेंट्रल थीम बनाया गया।
इस सम्मेलन ने यह माना कि सोशल डेवलपमेंट पूरी दुनिया के लोगों की नीड्स, एस्पिरेशंस, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी के हर एक सेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक बहुत ही खास जगह रखता है। इसलिए एक ऐसी डेवलपमेंटल पॉलिसी को फ्रेम करने की ज़रूरत है जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड को हम बचा कर रख सकें और ये सेल्फ रेगुलेशन के ज़रिए अर्थ के रिसोर्सेस में दिलचस्पी लेने लगे। नीचे दी गई कुछ फैक्टर्स कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम सेल्फ रेगुलेशन को अचीव कर सकते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को स्केल करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हों जो कंट्रोल्ड वे में टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज़ को देखे और जो लोकल मनी, कोऑपरेटिव या सहयोगी कंजम्पशन जैसी बातों को ध्यान दे। पॉइंट नंबर 2, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिससे ग्रीन कॉरपोरेटिज्म, पार्टिसिपेटरी ग्रीन सिटी प्लान्स, कम्युनिटी इंडिकेटर्स का निर्माण हो। पॉइंट नंबर 3, एक ग्रीन रेगुलेटेड स्ट्रक्चर जो बायो रीजनलिज्म, क्वालिटी और कम्युनिटी को एनकरेज करे। पॉइंट नंबर 4, इको टैक्स सिस्टम, अकाउंट मनी, कम्युनिटी करेंसी और ग्रीन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ग्रीन मार्केट मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 5, रिसोर्स इन्वेंटरीज, इको अकाउंटिंग यानी कोई चीज़ कितनी इको फ्रेंडली है, प्रोडक्ट और लेबलिंग और कम्युनिटी इंडिकेटर्स, इन सभी की जानकारी का होना। ये सभी फैक्टर्स कल्चर के पैरामीटर्स या मापदंडों में काम करते हैं। रियल सिटीजनशिप और कम्युनिटी लाइफ को हम इन सब के विजन और वैल्यूज़ के बिना नहीं पा सकते। सस्टेनेबल पॉलिसीज़ की दिशा में काम करने से डाइवर्स इकोसिस्टम्स में सामाजिक एकता बढ़ेगी। ऐसा राजस्थान में उदयपुर और महाराष्ट्र के रालगांव सिद्ध में बीजों पर रूरल एक्सपेरिमेंट्स में किया गया था। स्थानीय समुदाय यानी लोकल कम्युनिटी ने अपने लैंड्स और फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए अपने सेल्फ रेगुलेशन या रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बनाया। अब हम चैप्टर 2 के पूरे समरी को देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। इस यूनिट में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्यों ज़रूरी है इसे पढ़ा। इस चैप्टर में ग्रोथ पर लिमिट लगाने की भी बात कही गई है, जिससे हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि नेचुरल रिसोर्सेस हमेशा के लिए नहीं हैं। रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं। इन रिसोर्सेस के खत्म होने से लिविंग स्टैंडर्ड्स में एक मामूली गिरावट आ सकती है। रिसोर्सेस के अति विनाश, ओवर यूज और उन पर हद से ज़्यादा दबाव का स्वभाव भी पूरी मैनकाइंड के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये दुनिया सामान्य अभाव या जनरल स्कैरसिटी के पीरियड या काल की ओर बढ़ती मालूम हो रही है, जिससे प्राइमरी गुड्स यानी जो आम जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, इन प्राइमरी गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी, गरीबी बढ़ेगी और इससे वॉर भी होने का खतरा हो जाता है। ऐसा होने से रोकने के लिए प्रिंसिपल्स का एक पूरा सेट है, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेस या आधार है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये कैरिंग कैपेसिटी, इंटर और इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, जेंडर डिस्पैरिटी और रिकॉग्निशन ऑफ डाइवर्सिटी को वैलिड करते हैं या मान्यता देते हैं। ये प्रिंसिपल अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, जिससे कि लोग इन रिसोर्सेज को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर पाएँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस जैसी ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिक्स हैं, वह रीजनल, नेशनल और लोकल कमिटमेंट्स की पॉलिसीज भी हैं। जैसा कि ग्रो हरलम ब्रुटलैंड ने कहा था कि अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए कमिटमेंट्स सिर्फ तभी पूरे होंगे जबकि सिटीजन्स अपनी सरकारों को इंस्पायर करेंगे और उन पर दबाव डालेंगे। ग्लोबल लेवल पर सोचो और लोकल लेवल पर काम करो। इस नारे का अर्थ तभी मिलेगा जब पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स में एनवायरमेंटल पैरामीटर्स,
डेवलपमेंट रिलेशनशिप्स और लोकल ग्लोबल लिंकेजेस की पेचीदगियों को लेकर जागरूकता या अवेयरनेस आएगी। ये पैरामीटर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पर चर्चा का शोधन करते हैं और उसे उद्देश्य देते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।